हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड केमिस्ट्री। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। मैं कह सकती हूँ इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज बोस मॉडल ऑफ एटम। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्पेक्ट्रम के बारे में और हमने क्लासिफाई किया था स्पेक्ट्रम को इनटू टू टाइप्स, दैट वाज एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और एमिशन स्पेक्ट्रा को हमने फिर फर्दर क्लासिफाई किया था इनटू कॉन्टिन्यूअस एंड लाइन स्पेक्ट्रा। तो मेरे ख्याल से कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही ईजी टॉपिक था कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। सिंपली क्या किया गया था, कोई भी सोर्स लाइट है उसको डायरेक्टली प्रिज्म से पास किया गया था और उसको फिर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ले लिया गया था। इसको कॉन्टिन्यूअस क्यों बोलते थे, क्योंकि यहाँ पे हर कलर नेक्स्ट में मर्ज हो रहा था और आप एक लाइन से उसको अलग सेपरेट नहीं कर सकते थे, इस वजह से ही इसको क्या बोल रहे थे हम, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। देन हमने बात की थी एमिशन स्पेक्ट्रम की। एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या था, जब आप किसी भी हॉट सोर्स को, यहाँ पे कोई भी गैस ले ली, किसी भी एलिमेंट की गैसियस फॉर्म आप ले सकते हैं, उसके जो लाइट है प्रोड्यूस हो रही है, ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, उसको अगर आप प्रिज्म से पास कर रहे हैं तो वहां से जो लाइट आएगी उसको हम क्या बोल रहे हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा था, ड्यू टू एमिशन ऑफ एनर्जी व्हेन द एक्साइटेड एटम कम्स टू इट्स ग्राउंड स्टेट, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे थे, एमिशन स्पेक्ट्रम बोल रहे थे। नेक्स्ट वाज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर क्या था कि कोई भी आपका जो सोर्स था उससे जो लाइट है उसको एक कूलर गैस से पास किया गया था, ये भी कैरेक्टरिस्टिक थी। कोई भी कूल गैस थी, उससे जैसे ही लाइट को पास कर रहे थे तो वो गैस क्या कर रही थी, कुछ लाइट का पार्ट एब्जॉर्ब कर रही थी, और जब उसको पास कर रहे थे वहां से तो स्पेक्ट्रा के अंदर वो वाला पार्ट ब्लैंक था, डार्क था, जहां से उस लाइट उस सोर्स पर्टिकुलर गैस ने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया था। तो जहां से भी उस लाइट ने एब्जॉर्प्शन शो किया था, उस साइड की जो वेवलेंथ थी वो वहां से मिस हो रही थी। क्यों, क्योंकि गैस खा गई, तो गैस ने क्या किया, वहां से एब्जॉर्ब कर ली, इसीलिए उसके स्पेक्ट्रम में वो उसके कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की रेडिएशन वहां पर शो नहीं हो रही थी। तो ये था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसके बाद हमने बात की थी हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा की, कि कैसे हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन फिर भी उसका लाइन स्पेक्ट्रा हमने देखा कि कितना कॉम्प्लेक्स था। तो उसके ऊपर पूरा रेडबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया था और 5 साइंटिस्ट ने मिलकर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के ही स्पेक्ट्रा को स्टडी किया था। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि रदरफोर्ड मॉडल है वो फेल क्यों हुआ। तो अब तक हमने सिर्फ रदरफोर्ड्स के पोस्टुलेट्स देखे, बहुत सारी थ्योरीज देखी, मैक्सवेल थ्योरीज देखी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जहां पर हमने वेव कैरेक्टर को स्टडी किया, उसके बाद हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी देखी जहां पर हमने लाइट के पार्टिकल नेचर को स्टडी किया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल के ड्रॉबैक की, कि रदरफोर्ड मॉडल जो है वो फेल क्यों हो गया। तो उसका जो फर्स्ट रीजन था, दैट वाज इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जो एटम है उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखिए, मैक्सवेल थ्योरी थी वो काफी पहले आ गई थी रदरफोर्ड मॉडल से। तो अब रदरफोर्ड ने जब अपना मॉडल दिया तो ऑब्वियसली मैक्सवेल तो आएंगे उनके पास, बोलेंगे कि जो मैंने फिनोमिना दिया है उसको एक्सप्लेन कीजिए। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो एटम है, एटम के अंदर जो हैवी मास है एटम का वो उसके सेंटर में होता है, उसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो भी वहीं पर प्रेजेंट होता है। मींस जो भी प्रोटॉन्स है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने, और उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, और उन्होंने उनको कंपेयर किया था सोलर सिस्टम मॉडल में से। मींस जिस तरीके से प्लैनेट्स है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेंगे। तो उन्होंने ये अपना मॉडल दिया था। तो पहली चीज कि आप प्लैनेट से इलेक्ट्रॉन को कैसे कंपेयर कर सकते हो, मींस एटम्स हो गए या इलेक्ट्रॉन हो गए, इनको तो हम अपनी नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते, कितने छोटे होते हैं। आपको याद ही होगा 10⁻⁻10 मीटर होता है इनका पूरा ही, हम बोलेंगे रेडियस। ठीक है, न्यूक्लियस की और भी छोटी होती है 10⁻⁻15 मीटर। इतने छोटे इलेक्ट्रॉन को और आप कंपेयर कर रहे हैं इतने बड़े प्लैनेट से। इलेक्ट्रॉन या एटम क्या हो गया, छोटी बॉडीज है, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज है। और वहीं अगर आप बात कर रहे हैं प्लैनेट्स के मोशंस की, तो वहां पर क्या हो जाती है, न्यूटोनियन फिजिक्स लगती है। वहां पर जो नॉर्मल लॉज हैं वो लॉज थोड़ी लगते हैं। तो आप न्यूटोनियन लॉ जहां पर लग रहे हैं और उन्हीं न्यूटन्स लॉ को आप माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पर कैसे लगा सकते हैं। तो ये था फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड क्या था कि आप प्लैनेट से कंपेयर कर रहे हैं, प्लैनेट और सन है, क्या इनके पर कोई चार्ज होता है क्या, तो आप उसको प्लैनेट से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स थे कि
इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर माइक्रोस्कोपिक एंड चार्ज्ड पार्टिकल। लेकिन जो न्यूटोनियन फिजिक्स थी या न्यूटन्स की जो लॉ ऑफ मोशन थे वो वहां पर अप्लाई नहीं हो सकते थे। ठीक है, क्यों? अब दूसरा उसकी एक और बात क्या थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, उन्होंने क्या कहा था रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन, उन्होंने अपनी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहा था कि भाई देखिए प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल उसके पास चला जाना चाहिए, न्यूक्लियस में गिर ही जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होगा कि न्यूक्लियस में गिर जाएगा, पर क्या है कि वहां पर बैलेंसिंग हो जाती है। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है प्रोटॉन का, या फिर हम करेंगे जितने फोर्स से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है ना, उतने ही अमाउंट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। आपने दोनों फोर्स पढ़े हुए हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो कि सेंटर लगाता है टुवर्ड्स इट, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है उसका सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस, वो बैलेंस हो रहा है किससे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था, whenever a charged particle like electron revolve in a positive field, it loses energy continuously in the form of electromagnetic radiation। अब ये जो पॉइंट है ना, ये मैक्सवेल का है, तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए ये बता दिया था कि भाई इस तरीके से सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं, इसीलिए एटम स्टेबल होता है। ये कहानी किसकी थी, रदरफोर्ड की। लेकिन तभी मैक्सवेल आए और उन्होंने क्या कहा, चलिए आप कह रहे तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, मान ली आपकी बात। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि एक चार्ज पार्टिकल है वो रिवॉल्व कर रहा है, और आपको पता है अगर जब रिवॉल्व करेगा तो उसकी डायरेक्शन तो चेंज होगी। हम ये भी मान लेते हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज होने से क्या हो गई, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और वेलोसिटी चेंज होने से क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया तो धीरे धीरे क्या होगा, वहां पर वो एनर्जी तो एमिट कर ही रहा है। क्या कहा था मैक्सवेल ने कि यहाँ पर रेडिएशन एमिट होगी, वो भी कॉन्टिन्यूअस मैनर में, तो धीरे धीरे वो एनर्जी छोड़े जाएगा, एमिट करता जाएगा, तो उसकी एनर्जी तो कम होती जाएगी। तो इसीलिए क्या होगा, धीरे धीरे से एक स्पाइरल हम बोलेंगे पाथ करेगा ट्रेवल, और फिर किसमें गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो उन्होंने यही कहा था यहाँ पर क्या कि whenever a charged particle like electron revolve in a positive field, it loses energy continuously in the form of electromagnetic radiation। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेंगे। क्यों रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। मतलब ये लगा लीजिए, यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन हर पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट के ऊपर। और अगर डायरेक्शन चेंज होती रहेगी और एनर्जी वो क्या कर रहा है, लूज करता जा रहा है, बेचारे की एनर्जी तो कम होती जाएगी ना। और जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो क्या करेगा, थोड़ा छोटा चक्कर लगाएगा, एनर्जी कम है उसके पास, और इस तरीके से धीरे से अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, उसको जाके न्यूक्लियस में ही गिर जाना चाहिए। क्यों, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आ गया, और जब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर एकदम से मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता ही है सबको, क्या हो जाता है, बूम। यहाँ पर मींस एटम फिनिश, खत्म हो जाएगा एटम। तो इस तरीके से तो बताइए आपका एटम कैसे स्टेबल है, ये मैक्सवेल का पॉइंट था। सही बात है भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है दोनों, इनमें अट्रैक्शन भी है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वेव की तरह। पूरी थ्योरी वेव के ऊपर थी मैक्सवेल की, और उस टाइम तक तो कोई था नहीं इनको गलत प्रूव करने वाला। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, मूव कर रहा है, और मूव करने से रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है, और वो रेडिएशन को जो है लूज भी कर रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट करेगा तो लूज तो करेगा ही। और एक्सेलरेट क्यों हो रहा था, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन है जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और न्यूक्लियस में गिरते ही दोनों के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर फिनिश। तो ये किसका पॉइंट था, मैक्सवेल का। चलिए इस हिसाब से अब पूछा गया रदरफोर्ड जी से कि चलिए बताइए कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो उनके पास कोई आंसर नहीं था इसका भी, है ना। तो यही था। नेक्स्ट था इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स। तो जो लाइन स्पेक्ट्रा अभी आपने देखा था, हम बात करें हाइड्रोजन का ही देखा आपने, कितना सिंपल था, है ना।
सिंपलेस्ट एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा था वो भी। तो उनसे पूछा गया बताइए ऐसा क्यों हुआ, ये लाइन लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्यों हो रही है ये सब कुछ, लाइन क्यों आ रही है, कि तो इलेक्ट्रॉन था, चलिए मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन था, वो अपनी हायर स्टेट से वापस आएगा तो फिर एक ही तो लाइन प्रोड्यूस होनी चाहिए, ये इतनी सारी लाइन क्यों प्रोड्यूस हुई, तो उनका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। और उनका थर्ड पॉइंट किस लिए फेल हुआ, इनएबिलिटी टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने बस सिंपली बता दिया कि प्लैनेटरी मोशन की तरह है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, फर्स्ट शेल में कितने होंगे, सेकंड में कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, इस बारे में भी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो इसी वजह से रदरफोर्ड मॉडल है वो एक अल्टीमेट मॉडल नहीं है, तो अब उसको भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा। तो चलिए अपग्रेड कौन करेगा, बोर करेंगे, ठीक है। तो अब आए बोर। बोर ने क्या कंसिडर किया था, उनकी जो पूरी थ्योरी थी ना वो पार्टिकल नेचर के ऊपर डिपेंड थी। तो खैर उनका जो फर्स्ट पॉइंट था वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड था। उन्होंने भी यही कहा था कि जो एटम है उसके जो बीच में यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है जिसकी वॉल्यूम काफी कम होती है एटम की वॉल्यूम से, लेकिन सारा जो मास है वो यहाँ पर बीच में ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर रिवॉल्व करते हैं। एक नई टर्म दी उन्होंने एक जो नई टर्म दी ना उसका नाम क्या था, स्टेशनरी स्टेट, ठीक है। तो क्या कहा उन्होंने, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ और ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी, दीज पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, ठीक है। इनको ये जो नए ही आपको दिख रहा है ना पाथ, इसको क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिट बोल रहे हैं, या फिर क्या बोल देते हैं इनको, स्टेशनरी स्टेट या फिर अलाउड एनर्जी स्टेट्स। तो ये जो ऑर्बिट्स है ये कॉन्सेंट्रिकल मैनर में अरेंज होती है अराउंड द न्यूक्लियस। ये हो गया उनका फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट था, out of large number of theoretically possible orbits around the nucleus, electron revolve only in those orbits which have fixed value of energy. फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, फिक्स्ड मतलब डेफिनेट, और जब यहाँ पर आ जाता है डेफिनेट वहीं पर कौन सी टर्म आएगी हमारी, क्वांटाइजेशन। भूलना नहीं है इस टर्म को, बार बार मैं बता रही हूँ आपको, लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, उससे पहले भी बताया था, दैट इज क्वांटाइजेशन। समझ जाइए ना, यहाँ पर हैंडराइटिंग तो मेरी क्या ही जा रही है, खैर क्वांटाइजेशन, ओके। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि बहुत सारे पॉसिबल है ऑर्बिट, आपको बनानी कितनी बना लो कोई दिक्कत नहीं है, कितनी ऑर्बिट्स बना लो, ये लो एक बना दी तो और बना दी, जितनी आप बनाना चाहो बना सकते हो, थ्योरेटिकली आपकी मर्जी कितनी बनाओ, लेकिन आपके बनाने से कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जो है कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं जिनकी फिक्स वैल्यू होती है एनर्जी की, ठीक है, किसी भी एनर्जी की वैल्यू के ऊपर रिवॉल्व नहीं करेंगे। मीन्स वो फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी, पर ये है कि कोई भी ऑर्बिट्ररी वैल्यू एनर्जी की हो और उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने लग जाए ऑर्बिट में, ऐसा नहीं होता। ओके, नेक्स्ट था, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने मैक्सवेल थ्योरी को माना ही नहीं था, उनकी सारी की सारी थ्योरी इसके ऊपर बेस्ड थी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे। तो जो टाइम था उनका थ्योरी देने का वो भी काफी बड़ा फैक्टर था, क्यों, क्योंकि क्वांटम ने सॉरी प्लैंक ने क्या कहा था, मैक्सवेल थ्योरी को फेल ही कर दिया था। प्लैंक का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि लाइट जो है वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में नहीं होती है, वो तो पार्टिकल नेचर पजेस करती है, डिसकॉन्टिन्यूअस फैशन में होती है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इसको हम क्वांटा बोल रहे हैं। और पुअर मॉडल किसके ऊपर बेस्ड था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे। तो जो मैक्सवेल बोल रहे थे कॉन्टिन्यूअस मैनर में लाइट फ्लो करेगी ये दिस एंड दैट, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी शेल के अंदर होता है तब वो ना तो एनर्जी को एमिट करता है ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। तो उनकी एनर्जी सेम होती है, जब वो अपनी पाथ में है, अपने ही घर में है, अपने ही ग्राउंड स्टेट में है, तो उसकी एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं होता। When electrons in an atom are in their lowest energy state, they keep on revolving. तो यहाँ पर they keep on revolving in their respective orbits without losing energy. क्यों? Because energy can neither be lost or gained continuously. जो continuously जो मैक्सवेल जी बोल रहे हैं ना, तो उसको बिल्कुल बोल दिया कि नहीं, एनर्जी कैन नीदर बी लॉस्ट और गेन्ड कॉन्टिन्यूअसली, कॉन्टिन्यूअस मैनर में तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है।
इसीलिए वो अपने जो ऑर्बिट है उसमें रहेगा, तो ना तो वो एनर्जी को एमिट करेगा, ना ही वो एनर्जी को लूज करेगा जब तक वो अपने शेल के अंदर चक्कर लगा रहा है, जब तक वो अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, या फिर जब तक वो अपनी स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, है ना, तो मीन्स इसकी एनर्जी रुकी हुई है, इसकी एनर्जी 10 है, मान लीजिए कि यहाँ पर इस एनर्जी जो शेल है इसकी एनर्जी 10 जूल है, तो जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा ना उसकी एनर्जी 10 जूल ही रहेगी, इस शेल में कहीं भी हो उसकी एनर्जी इस पॉइंट पर हो, इस पॉइंट पर हो, हर पॉइंट पर उसकी एनर्जी फिक्स है, 10 जूल ही रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से फिक्स्ड वैल्यू होती है एनर्जी की, और ये चेंज नहीं होगी जब तक कि वो अपनी ऑर्बिट को चेंज नहीं कर लेता, तो ये वैल्यू फिक्स रहेगी। काफी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है ये वाला। फिर उन्होंने कहा अच्छा एनर्जी चेंज स्पेक्ट्रा के बारे में क्या बताएंगे आप, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा however the electron will move from a lower stationary state to a higher stationary state when required amount of energy is absorbed by the electron। तो जो स्पेक्ट्रा है उसको एक्सप्लेन कर दिया बोर ने। क्या कहा उन्होंने कि जब इलेक्ट्रॉन है अपनी खुद की एनर्जी लेवल में घूम रहा है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो उस टाइम क्या होगा, मान लीजिए इसका ग्राउंड स्टेट है ये वाला, n इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या किया, एनर्जी दे दी इसको, जैसे ही एनर्जी दे दी तो इसकी एनर्जी हाई हो गई, हाई हो गई इसने एब्जॉर्ब कर रही, तो अब हाई एनर्जी वाले मान लेते हैं इसकी एनर्जी है -13.6 है, मान लेते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू है -13.6 जूल। अब जैसे ही आपने इसको एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, तो अब वो इस वाले जो शेल के अंदर नहीं रुक सकता, क्योंकि हर शेल की जो एनर्जी है वो फिक्स है, ये शेल अपनी एनर्जी तो चेंज करेगा नहीं। तो बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन जी अगर आपकी एनर्जी बढ़ गई तो आप यहाँ तो नहीं रुक सकते, तो यू कांट स्टे हियर। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अगर उसकी एनर्जी ज्यादा हो गई है तो वो जंप करेगा यहाँ से हायर शेल के अंदर, इसके अंदर उसने क्या कर लिया, जंप कर लिया। लेकिन क्या होगा, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी ग्राउंड स्टेट होती है, और ये वाली जो स्टेट है जब उसने जंप कर दिया तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्साइटेड स्टेट। और इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर नहीं रुक सकता। इसका लाइफ टाइम कितना होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड, कितना कम है इसका लाइफ टाइम, -8 लिखा है, ध्यान रखिए माइनस वैल्यू है, यानी कि 1/10⁸ सेकेंड, इतनी कम देर ही रुक सकता है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आना पड़ेगा, और जैसे ही ये वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो लाइट जो उसने एब्जॉर्ब की थी ना इसको बाहर निकालेगा। ये देखिए इस डायग्राम में ज्यादा क्लियर है, यहाँ से जैसे ये वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो वापस इसने एनर्जी निकाल दी, और ये जो एनर्जी निकल रही है इसी से क्या मिलता है आपको, एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। ये जो एनर्जी निकल रही है इससे हमें मिलता है एमिशन स्पेक्ट्रा, ज्यादा अच्छे से बोले तो एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा। और हम वो वाला स्पेक्ट्रा देखें जिसमें इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, वहां से हमें क्या मिल रहा था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो अब हमें लाइन स्पेक्ट्रा से हमें ये पता चल जाएगा कि इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, क्योंकि हर शेल की एनर्जी फिक्स होती है। मान लीजिए इस वाले शेल की E2 है, ठीक है, इस वाले शेल की E1 है, तो चेंज इन एनर्जी कितनी हो जाएगी, E2 माइनस E1 इतनी होगी, E2 माइनस E1, तो ये हो जाएगा चेंज इन एनर्जी। तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू या HF फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। तो यही बताया उन्होंने कि यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हायर स्टेशनरी स्टेट टू अ लोअर स्टेशनरी स्टेट। कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लोग सोच ही रहे थे कि ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा इतना कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, भाई एटॉमिक स्पेक्ट्रा बनता ही क्यों है, तो इसका आंसर किसने दिया था, बोर ने दिया था। चलिए अब यहाँ से जो ये फ्रीक्वेंसी या फिर हम बोले एनर्जी का एमिशन हुआ था, इसे हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं और वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी आ गई तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट दैट डिफर इन एनर्जी बाय डेल्टा इज गिवन बाय, तो कैसे कर सकते हैं, E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, आपको पता ही है, तो न्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा E बाई एच, और डेल्टा ई तो अभी हमने अपने निकाला ही था, यहाँ पर कैसे निकाला था, E2 माइनस E1 से, तो बस वही वैल्यू पुट की है यहाँ पर, E2 माइनस E1 रखा आपने और निकाल दिया आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो E2 माइनस E1 अपॉन एच, एच क्या है यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट, कितनी वैल्यू होती है इसकी, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड।
तो यहाँ पर एनर्जी है ये लोअर और हायर एनर्जी स्टेट की या स्टेशनरी स्टेट की। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं और एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं दो अलग अलग स्टेशनरी स्टेट का। इसी को हम बोर फ्रीक्वेंसी रूल भी बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था अबाउट एंगुलर मोमेंटम। तो उन्होंने कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी भी कोई भी XYZ वैल्यू, कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं होती है। जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू भी फिक्स्ड होती है, और जहाँ भी टर्म आएगी फिक्स्ड वहां पर टर्म आएगी क्वांटाइज्ड। और वो फिक्स्ड वैल्यू क्या होती है, वो एक मल्टीपल होती है, इट इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ h/2π। सो द एंगुलर मोमेंटम of an electron is given by MVR is equals to NH/2π। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम को, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है एंगुलर मोमेंटम के लिए। अभी के लिए आप बस ये याद रखिएगा जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्वांटाइज्ड है। ये है एक्चुअल में इसका पोस्टुलेट, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड of an electron is quantized, that is have certain definite value and do not have any value of its own। तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी h/2π, या फिर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हो सकती है 2h/2π, या फिर 3h/2π, या फिर 4h/2π। इसकी वैल्यू 1.5h/2π नहीं हो सकती, एंड हमेशा क्या हो जाएगा, एक इंटीग्रल मल्टीपल, एक होल नंबर रहेगा। तो इसीलिए ये हमेशा h/2π का एक होल नंबर इंटीग्रल ही रहेगा। तो इसीलिए इसकी एक क्वांटाइज्ड वैल्यू आएगी, एक डेफिनेट वैल्यू आएगी किसकी, एंगुलर मोमेंटम की। काफी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था ये वाला भी। ओके, सो यहाँ तक ये कुछ थे इम्पोर्टेंट। अगर हम बात करें हाइड्रोजन के केस की, तो उन्होंने क्या है पूरी कैलकुलेशन की थी हाइड्रोजन के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कौन सी ऑर्बिट में रहेंगे, न्यूक्लियस से कितनी दूर होगा फर्स्ट शेल उसका, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स में कितनी एनर्जी होगी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी शेल के अंदर है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी रेडियस कितनी होगी, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे होगा। ये सब पूरी की पूरी कैलकुलेशन की थी किसने, बोर ने। किसके केस के लिए, हाइड्रोजन के केस के लिए। सो नील बोर वाज फर्स्ट टू एक्सप्लेन क्वांटिटेटिवली, उन्होंने पूरी मींस न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन दी थी इसके लिए, हाइड्रोजन के केस के लिए। तो पूरा कैलकुलेट किया उन्होंने। आपको कैलकुलेशन नहीं देखनी है, बस आप ये देखिए कि किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। So the stationary state for electron are numbered n equal 1 2 3। ये हम बात कर रहे हैं शेल्स की, या फिर स्टेशनरी स्टेट बोल दो, आप ऑर्बिट बोल दो। सो ये जो इंटीग्रल नंबर है जिसको आप n से रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपने लोअर क्लासेस में k l m n ये शेल भी पढ़ी थी, k शेल, l शेल, m शेल्स। तो ये क्या है, अब उसके लिए टर्म आ गई है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। पर अभी के लिए आप समझ लीजिए जो स्टेशनरी स्टेट है उसके लिए हम यूज कर देते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब उन्होंने रेडियस की कैलकुलेशन की, तो रेडियस की कैलकुलेशन आप सिर्फ कंक्लूजन देखिए, आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं देखनी है। पूरी कैलकुलेशन देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, r इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन पाई m z e स्क्वायर, ठीक है। पर आपको ये सब नहीं देखना है, आपको क्या देखना है कि जो रेडियस का फॉर्मूला है इसमें रेडियस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के। n क्या है यहाँ पर आपका ऑर्बिट का नंबर, फर्स्ट शेल है तो फिर n की वैल्यू 1, सेकंड शेल है तो n की वैल्यू 2, थर्ड है तो n की वैल्यू 3। तो यहाँ पर n है आपका ऑर्बिट का नंबर, और रेडियस n स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, n की 2 पावर पर डिपेंड कर रहा है। और ए नोट जो पूरी कैलकुलेशन करेंगे ना यहाँ वाली, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 52.9 पिकोमीटर। सॉरी ये कॉमा नहीं है, पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। 10 द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट कॉल्ड बोर ऑर्बिट कितनी हो जाएगी, फर्स्ट की पूछ ली जाए तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 1 का स्क्वायर इज 1। तो रेडियस कितनी आ जाएगी 52.9 पिकोमीटर। तो जो मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस से सबसे जो क्लोजेस्ट होगा इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर होगा 52.9 पिकोमीटर। बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन दी थी बोर ने, तो काफी अच्छा मॉडल था, उन्होंने बिल्कुल क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन दी। तो नॉर्मली द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज फाउंड इन दिस ऑर्बिट, और एक्चुअल में ऐसा होता भी है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे हम सेकंड शेल की बात करेंगे तो रेडियस भी इंक्रीज होगी, ठीक है। एज n इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ r विल इंक्रीज। ऑब्वियसली भाई शेल अगर बढ़ती जा रही है
तो रेडियस भी इंक्रीज होगी, वो तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन किस प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रही है, उसके दो के पावर के ऊपर, यानी कि स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रही है। इन अदर वर्ड्स द इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, तो ये बात हो गई थी रेडियस के केस में। दूसरी इंपॉर्टेंट जो कैलकुलेशन की थी उन्होंने, वो थी एनर्जी के लिए। उन्होंने हर शेल की एनर्जी भी कैलकुलेट की थी। उन्होंने क्या बताया था तब यहाँ पर कि अगर फर्स्ट शेल है तो उसके लिए उन्होंने सीधा कैलकुलेशन हम नहीं देख रहे हैं, पूरा तो यही हो गया कॉम्प्लेक्स वाला, तो ये आपको नहीं देखना है। अब डायरेक्टली ये देखिए एनर्जी के लिए -13.6 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये भी जेड स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर। यहाँ पर एनर्जी जो है, एनर्जी और एन की बात करें तो कैसा रिलेशन है इसका, इनवर्स का रिलेशन है। यहाँ पर देख लो, और भी अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे क्या है, सारी एनर्जी का ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पर यूनिट्स चेंज किया है। ये जूल में है और यहाँ पर किलो जूल के अंदर दे रखी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर भी देख सकते हैं, ये वाली वैल्यू है -13.6, ये वाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर दे रखी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि सारी की सारा कांस्टेंट है ये पूरा, पाई स्क्वायर एम ई रेज़ टू पावर 4 जेड स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है तो एटॉमिक नंबर है, ये चेंज होता रहेगा फ्रॉम एटम टू एटम। हाइड्रोजन के लिए 1 हो गया, हीलियम के लिए 2 हो गया, तो जेड की वैल्यू चेंज होती रहेगी, और एन यानी कि शेल, इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। बाकी एच है, ये भी प्लैंक कांस्टेंट है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पाई की वैल्यू, सब चीजें कांस्टेंट है। तो इतनी चीजों को आप सॉल्व करेंगे तो सिर्फ किसके डिपेंड करेगा, इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आएगी वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के केस में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक नंबर का स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के। मींस एन बढ़ेगा तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में इनवर्स का रिलेशन हो गया यहाँ पर। तो ये क्लियर हो गया। इससे क्या पता चल रहा है, जैसे 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 एनर्जी लेवल बढ़ेगा, यानी कि एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो फिर क्या होनी चाहिए, एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए। इनवर्स है रिलेशन, इसीलिए ये जो आर एच है ये बस बता रखा है कि कोई भी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, उससे में मतलब नहीं है। बाकी इनका कैलकुलेशन करके 2 पाई स्क्वायर एम ई रेज टू पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर, इनकी वैल्यू जो है उसको आर कंसिडर कर ले, तो बाकी वैल्यू है ये जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पर ही डिपेंड करेगी। तो ये जो दो मेन हम बोल सकते हैं कैलकुलेशन की थी उन्होंने, एनर्जी एंड रेडियस के लिए, उन्होंने वेलोसिटी के लिए भी की थी। ठीक है, उसको हम उसका भी देख लेते हैं। वेलोसिटी भी उन्होंने बता दी थी कि अगर वो इस शेल के अंदर रहेगा तो उसकी वेलोसिटी इतनी रहेगी, सेकंड शेल में रहेगा तो उसकी वेलोसिटी इतनी रहेगी। तो वेलोसिटी में उन्होंने क्या रिलेशन बताया था कि वेलोसिटी और यहाँ पर नंबर ऑफ शेल का इनवर्स का रिलेशन है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे शेल बढ़ रही है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जो सबसे पास वाली शेल है उसमें उसकी जो वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि n की वैल्यू सबसे कम है तो v की वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये बात थी बोर ने की थी। ओके, अगर आपने बहुत अच्छे से देखा हो यहाँ पर, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए यहाँ पर। क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो वैल्यूज है ये नेगेटिव क्यों है, माइनस में क्यों है ये वैल्यूज। देखो आप ये देखिए, माइनस का 1312, यहाँ पर माइनस का 2 पाई स्क्वायर, ये भी देखिए माइनस के अंदर है। बेशक आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी वैल्यूज माइनस में है, एक जगह एरर हो सकता है, हर जगह एरर नहीं है, हो सकता है ना। तो ये जो माइनस की वैल्यू है ये इंटेंशनली रखी गई है। क्यों रखी गई है, देखिए इसका रीजन क्या है। ये देख सकते हो यहाँ पर एक्सप्रेशन दे रखी पूरी, वही दोबारा से दिखा दिया, माइनस है ना। तो माइनस में वैल्यूज क्यों रखी गई है, एक्चुअल में क्या कंसिडर किया जाता है कि न्यूक्लियस है और यहाँ पर न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं शेल्स के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस में अपोजिट चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियस इसको बाउंड करके रखेगा। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, इधर है मान लीजिए, जहाँ इस पॉइंट पर है जहां पर ये न्यूक्लियस है अपना फील्ड नहीं लगा सकता, न्यूक्लियस जो है अपना अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर नहीं लगा सकता। ठीक है, एन की वैल्यू इन्फिनिटी, हमने कहा था ना, मतलब कि हमने नहीं, बोर ने क्या कहा था कि थ्योरेटिकली तो बहुत सारी ऑर्बिट्स पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ orbits are possible, but electrons are present only in those shell which have certain value of energy.
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए बहुत ही दूर है, यहाँ पर n की वैल्यू आप इनफाइनाइट कंसिडर कर लेते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर आप एनर्जी निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर n की वैल्यू आप इन्फिनिटी रखें, यहाँ पर अगर n की जगह इन्फिनिटी रख देंगे, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट के ऊपर इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो एक्चुअल कंसिडरेशन क्या था कि जब किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर किसी भी न्यूक्लियस का कोई पॉजिटिव अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लग रहा है तो उस टाइम उसकी एनर्जी कंसिडर की जाती है 0। लेकिन जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता जाता है, न्यूक्लियस उसको खींच रहा है अपनी तरफ, तो क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव फील्ड लग रहा है उसके ऊपर। अब वो जो न्यूक्लियस है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो पहले से ही 0 थी, और अब क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है ये रिलीज कर रहा है अपनी एनर्जी इसकी तरफ जाने के लिए, इसीलिए जिसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 है तो अब उसकी प्रेजेंट एनर्जी कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, है ना। तो वही बात कर रखी है यहाँ पे उन्होंने। तो क्या बताता है, दिस नेगेटिव साइंस means that energy of electron in the atom is lower than the energy of free electron at rest। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस शेल के अंदर मान लीजिए रिवॉल्व कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर इस पॉइंट पे है, इन दोनों की एनर्जी कंपेयर करनी हो तो बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ पर इस वाले की, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी ज्यादा है, आराम से घूम रहा है, ये तो बेचारा बाउंड स्टेट में है ना। लेकिन इस जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी तो हमने कैलकुलेट की है, कितनी है इसकी, 0। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसके कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए, कम ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसकी एनर्जी हम क्या कंसिडर कर लेंगे, नेगेटिव। तो यही है, अ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इज एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इनफाइनाइटली फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है इसीलिए n इज असाइंड द एनर्जी वैल्यू ऑफ 0, इसीलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे जब आप n को इनफाइनाइट पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो वही कर रखा है, एनर्जी की वैल्यू 0 आ जाएगी मैथमेटिकली। दिस corresponds to setting n equals to infinity in the equation. So as the electron get closer to the nucleus, so n decreases and energy becomes larger in absolute value। अगर आप माइनस की बात ना करें तो यहाँ पे एनर्जी एब्सोल्यूट टर्म्स में तो बढ़ रही है एंड मोर नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव स्केल की बात कर रहे हैं तो माइनस में जा रही है। ठीक है, thus the most negative energy value is given by n equal to 1। तो यहाँ पर जाएंगे तो इसके पास पहुंचने पर एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा हो गई, लेकिन कैसी टर्म्स में, माइनस की टर्म में। ठीक है, तो यही बात हो गई एनर्जी की। When the electron is attracted by the nucleus, the energy is emitted and its energy is lowered। तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि जब न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो जो इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा, अपनी एनर्जी रिलीज कर देगा, और अपनी एनर्जी रिलीज करने की वजह से ही क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और पास चला जाएगा, और इसीलिए जैसे जैसे पास जाता जाएगा वैसे वैसे इसकी एनर्जी और भी कम होती जाएगी, है ना। ये बात हो गई, तभी तो नेगेटिव है। द वैल्यू ऑफ एनर्जी बिकम्स नेगेटिव, मोर नेगेटिव, एंड दैट ऑफ रेडियस बिकम्स स्मॉलर विद इंक्रीज ऑफ z। अब z की डिपेंडेंस भी देख सकते हैं, z और एनर्जी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ओके, तो काफी अच्छा मॉडल दिया बोर ने, काफी अच्छी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दी, क्वांटाइजेशन भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन हर एनर्जी लेवल में रिवॉल्व नहीं करेगा, वो सिर्फ उन्हीं एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करेगा जिनका इंटीग्रल मल्टीपल होता है एंगुलर मोमेंटम कितना, nh/2π के। अगर आप बात करें एनर्जी की तो एनर्जी भी क्वांटाइज बताई उन्होंने, एनर्जी क्या हो जाएगी, वो भी इंटीग्रल मल्टीपल होगी किस वैल्यू की, यहाँ पर ये इतना जो रहेगा ये वैल्यू फिक्स रहेगी, और उसके बाद ये जो वैल्यूज है n की चेंज होती रहेगी और z की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। वैसे एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, यहाँ पर z जो है ना, ज्यादातर केसेस में जो बोर का मॉडल है ना वो हाइड्रोजन को ही एक्सप्लेन कर पाया था, या फिर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का मतलब क्या होता है, वो पार्टिकल्स जिनका अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम बोल देते हैं हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। जैसे कि हीलियम है, आप बोलेंगे हीलियम के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं हीलियम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ हीलियम पॉजिटिव,
He+ की बात करेंगे तो क्या मतलब है इसका, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसीलिए तो ये He+ बन गया। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिथियम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लिथियम आयन की बात कर रही हूँ, यानी कि Li2+, मतलब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो जैसे कि बेरिलियम, तो मैं एक्चुअल में बेरिलियम एटम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ बेरिलियम 3+ की। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। यार Z तो चेंज हो जाएगा इनके केस में भी। तो फिर हम बात कर रहे थे यहाँ पर हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर इसमें उन्होंने एनर्जी का भी क्वांटाइजेशन के बारे में बताया कि एनर्जी की भी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, एनर्जी की वैल्यू भी फिक्स होती है और वो इंटीग्रल मल्टीपल होती है। ठीक है, तो ये किलो जूल की टर्म्स में हो गई। मेरे ख्याल से ज्यादा इजी रहेगा जब वो वैल्यू रहेगी -13.6 Z² अपॉन n², -13.6 Z² अपॉन n²। तो Z की वैल्यू तो 1 ही रहती है, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम, तो इसको 1 कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट शेल है तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी, माइनस का 13.6 हो गई। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13.6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 4 3 12 और माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे जो बॉक्स है इसके अंदर किसमें दिखा रखी है, जूल्स और किलो जूल के अंदर दिखा रखी है। ये मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर दिखाई थी, ये देखिए यहाँ पर ये दिखा रखी है मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ये वैल्यूज, राइट। तो इसका मतलब ये देखिए क्वांटाइजेशन से क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या तो रहेगी -13.6 या फिर रहेगी -3.4। इसकी वैल्यू, इसके अलावा आप चाह रहे हैं इसकी वैल्यू -12.5 हो जाए, कभी नहीं होगी। इसकी वैल्यू 10 हो जाए, कभी नहीं होगी। या तो -13.6 रहेगी या फिर -3.4 रहेगी। ऐसे ही आप यहाँ पर 3 रख सकते हैं, 3 का स्क्वायर तो -13.6 डिवाइडेड बाई 9, इस तरीके से सब कैलकुलेट कर लेंगे। मीन्स क्या है, बीच की वैल्यू नहीं आएगी, वो हमेशा क्या रहेगी, क्वांटाइज रहेगी। ये वैल्यू आप हमेशा याद रखेंगे, फिक्स ही रहती है। इसके केस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के केस में। चलिए, तो बोर का जो मॉडल था उसकी मेरिट्स क्या थी, सबसे अच्छी बातें क्या थी आपने देखी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बोर ने सॉल्व कर दी थी। क्या क्या थी वो प्रॉब्लम जो बोर ने सॉल्व की, पहला था एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जो मैक्सवेल बोले जा रहे थे कि भाई कॉन्टिन्यूअस मैनर में लाइट एमिट करेगी, उनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बोर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी शेल में घूम रहा है उसकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। मींस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लूज एनर्जी एज लॉन्ग एज it stays in a particular orbit, hence atom is stable and electron do not fall into the nucleus। तो जो मैक्सवेल बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम खत्म, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी सेम रहेगी जब तक कि वो अपनी खुद की शेल में रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। दूसरा मेन पॉइंट क्या था, उन्होंने हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन किया। क्यों, उन्होंने बताया ना कि इलेक्ट्रॉन जो है जब तक अपने एनर्जी शेल में है तब तक तो कोई एनर्जी लूज नहीं कर रहा, ना ही गेन कर रहा, लेकिन जैसे ही उसको बाहर से कोई एनर्जी दी जाएगी तो क्या करेगा, वो एक्साइट होके नेक्स्ट एनर्जी शेल में जाएगा। लेकिन नेक्स्ट एनर्जी शेल में ज्यादा देर नहीं रुक सकता। कितनी देर रुकता है, ओनली 10⁻⁻8 सेकेंड, इतने कम ड्यूरेशन के लिए रुकता है, 10⁻⁻8 सेकेंड। और उसके बाद क्या हो जाएगा, वापस से आ जाएगा अपने ग्राउंड एनर्जी स्टेट में। यहाँ पे दिखा रखा है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, और फिर क्या होगा, वो वापस अपनी एनर्जी स्टेट में बैक आ गया। लेकिन इतनी सारी लाइंस क्यों बन रही थी, क्वेश्चन यही था ना। तो उन्होंने लाइन को कैसे एक्सप्लेन किया कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और वो हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच गया, तो अब क्या है, उसको वापस आने के लिए जरूरी नहीं है कि जितनी एनर्जी उसने की है वो एक ही स्टेप के अंदर सारी की सारी एनर्जी को एमिट कर दे। क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि पहले वो इलेक्ट्रॉन इधर तक आया हो, ठीक है, मान लेते हैं कि उसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की कि वो सेकंड से 6th शेल के अंदर पहुंच गया। तो अब क्या जरूरी थोड़ी है कि वो 6 से सीधा एक ही स्टेप में सेकंड में आए, हाँ पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि पहले वो 6 से 5th में आए,
उसके बाद 5th से सीधा जंप कर जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो 6th से 5th में आए, 5th से फिर वो 4th में आए, 4th से फिर वो 3rd में आए, और फिर 3rd से वो 2nd में आए। तो पॉसिबिलिटी तो ये भी है। तो इतनी सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, हर एक पॉसिबिलिटी नहीं है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ऐसा ही करता है, और इसीलिए वो जो भी पाथ फॉलो करता है ना, उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है। जिस तरीके से यहाँ वाले, मान लीजिए यहाँ से वो इतने भी जंप कर रहा है, 6 से 5th पे जंप कर रहा है, यहाँ से हम एनर्जी डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर एनर्जी डिफरेंस निकालने के बाद हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, और इसके कोरोस्पॉन्डिंग जो डिफरेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही क्या हो जाएगा, लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर आपको दिखता है कि कितनी रेडिएशन आती है, कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट या फिर एब्जॉर्ब होती है। चलिए, और क्या मेरिट था उसका, each spectral line whether in absorption or emission spectra can be associated to the particular transition in hydrogen atom। तो यही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि हर लाइन जो है वो एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन शो करती है। In case of large number of hydrogen atom, different possible transitions are observed and thus leading to large number of spectral line। तो रदरफोर्ड से स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में पूछा गया था, और फिर ये पूछा गया था कि हाइड्रोजन तो इतना सिंपल सा मॉलिक्यूल है, एक इलेक्ट्रॉन वाला एटम है, तो उसका इतना कॉम्प्लेक्स क्यों आता है। तो फिर रदरफोर्ड तो नहीं बता पाए थे इसके बारे में। बोर ने बताया कि बेशक हाइड्रोजन बहुत ही सिंपल एटम है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब आप गैसियस लेवल पे बात कर रहे हैं, आपने क्या किया है, ट्यूब के अंदर गैस को ही तो फिल किया है, और वहां पर आप पकड़ के सिर्फ एक एटम को तो नहीं फिल कर रहे हैं। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसके अंदर इतने सारे एटम्स बनेंगे, जब आप उसको डिस्चार्ज दे रहे हैं, हाई वोल्टेज दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो पहले टूटेगा, एटम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद एटम जो है एक्साइटेड स्टेट में होंगे, वापस से क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी का जो एमिशन हो रहा है, इतने सारे एटम्स हैं, हर एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग पाथ फॉलो कर सकता है, और जब वो अलग अलग पाथ फॉलो करेगा तो वहां से क्या हमें मिलेगा, एक अलग स्पेक्ट्रा मिलेगा। मींस जो स्पेक्ट्रा है वो हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन ने कौन सा पाथ फॉलो किया है। और ये जो हम बता रहे थे, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टिन या ब्रैकेट, ये क्या बताती है, ये बताती है हमें कि इलेक्ट्रॉन जो है कौन से एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल पर जंप कर रहा है। तो लाइमन सीरीज जो है वो किसको कोरस्पॉन्ड करती है, ये सिर्फ बताती है फाइनल एनर्जी लेवल। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से अगर फर्स्ट एनर्जी शेल में जंप करेगा तो वहां से हमें क्या मिलती है, लाइमन सीरीज मिलती है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल, आप देख सकते हैं डायग्राम यहाँ पर, n इक्वल टू 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन सबके अंदर कॉमन क्या है कि सारे को सारे वापस से अगर सिर्फ और सिर्फ सेकेंड शेल के अंदर जंप करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, बामर सीरीज। और बामर सीरीज की जो वेवलेंथ है ना, सिर्फ वही आती है विजिबल रेंज में। तो बामर सीरीज की वेवलेंथ आती है विजिबल रेंज में, बाकी जो सीरीज है उसके अंदर हायर और लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, तो ये विजिबल रेंज के अंदर आ गई। पास्टिन की बात करें तो किसी भी एनर्जी शेल से अगर वो थर्ड शेल के अंदर जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तो पास्टिन सीरीज प्रोड्यूस करता है n इक्वल्स टू 3 के लिए। अगर किसी भी हायर एनर्जी शेल से अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी शेल के अंदर जंप करेगा तो फिर वो ब्रैकेट सीरीज शो करता है। तो ये हो गया सारा का सारा एनर्जी स्पेक्ट्रा कि क्यों होता है, कब होता है, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म करता है, ये सब कुछ किसने बता दिया, बोर ने बता दिया। ओके, और उन्होंने ये भी कहा कि जो ब्राइटनेस है या फिर इंटेंसिटी है स्पेक्ट्रल लाइन की, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। खैर ये आइंस्टीन ने भी बता दिया था। नेक्स्ट, और हर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो उसी वजह से एक स्पेक्ट्रम दिखता है। फ्रीक्वेंसी जो बोल रही है यहाँ पर, या फिर हम, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी तो बता रहा है हर एनर्जी, मींस ये एक एनर्जी शेल है, ये दूसरा एनर्जी शेल है, इसके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना है, हम डेल्टा ई बोल देते हैं, और किसके बराबर होता है वो, E2 माइनस E1, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, तो एच न्यू टू माइनस न्यू वन। तो यहाँ से हमें एनर्जी डिफरेंस का पता चल जाता है, फिर हम वहां से फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी से हम लैम्डा तो निकाल ही सकते हैं, क्या होता है फिर वहां से c बाई लैम्डा। तो मेरे ख्याल से इजी है, बहुत ही कर सकते हैं, ऑल तो ईजी तो नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट अब कर सकते हैं। चलिए, कितना अच्छा मॉडल था। तो फिर तो ये अल्टीमेट मॉडल है क्या, एक्चुअल में ये भी एक अल्टीमेट मॉडल नहीं है, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं।
क्या लिमिटेशंस है बोर मॉडल की? इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स। तो स्पेक्ट्रा जो आपको दिख रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन का, इससे भी और फाइन स्पेक्ट्रा है, उनकी जो डिटेल्स थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो। तो ये जो है हम बोल सकते हैं काफी बड़ी लिमिटेशन साबित हुई उनके लिए, इसलिए वो हम बोलेंगे, फेल बोलना तो गलत है क्योंकि फेल होने का मतलब है कि हम उसको पढ़ ही नहीं रहे, कोई एप्लीकेशन ही नहीं है। उन्होंने काफी अच्छा मॉडल दिया था, इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन की थी, ठीक है, पर वो फाइनल डिटेल्स नहीं बता पाए थे। और क्या नहीं बता पाए? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन। मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ ये हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स को ही स्टडी कर पाए थे। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल मैं बता चुकी हूँ, जैसे कि लिथियम आयन की बात कर रहे हैं, Li पॉजिटिव है ना, Li2 पॉजिटिव, तो इसके अंदर कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर? तो 3 है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 1। इसी तरीके से मींस हाइड्रोजन की बात की इन्होंने, या फिर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 ही रहे, उनकी बात की, बाकी की बात ही नहीं कर पाए। बाकी के जो स्पेक्ट्रा थे उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। थर्ड इनकी लिमिटेशन ये थी, इनका जो मॉडल था, इतने बड़े साइंटिस्ट थे पर इनका जो मॉडल था वो 3 डायमेंशनल मॉडल नहीं था। वही पेन पेपर वाली बात थी कि यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, पर 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रिवॉल्व कर रहे होंगे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट था बोर थ्योरी। बोर थ्योरी जो थी वो नहीं एक्सप्लेन कर पाई जीमैन और स्टार्क इफेक्ट को। तो जीमैन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट ये क्या होता है? यहाँ पर स्प्लिटिंग हो जाती है स्पेक्ट्रल लाइन की इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने देखा स्पेक्ट्रा कैसे प्रोड्यूस हो रहा है डायरेक्टली, एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ चुके हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पर जो स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा था, अगर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए तो वहां पर जो लाइंस थी वो और भी ज्यादा स्प्लिट हो रही थी, उसी को हम जीमैन इफेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे थे तो उनका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न था, स्प्लिटिंग पैटर्न था, वो काफी डिफरेंट था। उसको बाद में स्टार्क ने पढ़ा, इसीलिए उसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए जब उनसे पूछा गया तो उनके पास कोई रीजन नहीं था। और क्या नहीं बता पाए? वो ये भी नहीं बता पाए कि मॉलिक्यूल्स है वो केमिकल बॉन्ड्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं। तो केमिकल बॉन्ड आपको पता है कि आज की डेट में कितने सारे एलिमेंट्स हैं, कितने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर सवाल ये था कि जो एटम है वो कंबाइन क्यों करता है और किस तरीके से कंबाइन करता है, क्या सारे एटम्स किसी भी रेशो में किसी भी तरीके से कंबाइन कर सकते हैं? तो इसका भी उनके पास कोई आंसर नहीं था। लास्ट है inability to explain de Broglie's concept of dual nature of matter and Heisenberg uncertainty principle। तो इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। क्या है तो अभी आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? पर फॉर द टाइम बिंग आप कंसिडर कर सकते हैं कि सारी की सारी बोर मॉडल की लिमिटेशंस थी।